माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने 11 विकास परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। कहा, नए भारत को बनाने में नई शिक्षा नीति निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। कौशाम्बी में आयोजित सांसद ट्रॉफी महोत्सव में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। उन्होंने जिले को खेलो इंडिया सेंटर और इंडोर स्टेडियम की दी सौगात। और दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ का किया दौरा और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सहारनपुर के हलगोहा से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली क्रेन फील्ड संरेखन परियोजना, 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना, लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहब सड़क परियोजना और साथ ही लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की भी आधारशिला रखी। साथ ही देहरादून में 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जलापूर्ति, सड़क और जल निकासी व्यवस्था के विकास से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री ने श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा 7 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें तेजी से जमीन पर उतार रही है। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली केंद्र सरकार के 10 साल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले और घपले हुए। इससे देश को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में वर्तमान के मुकाबले लगभग आधा समय लगेगा। कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा
तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 30 वर्ष से अधिक अरसे से बंद रहने के बाद इसे फिर से पूर्व रूप में लाया गया है और लगभग 8,006 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। गोरखपुर संयंत्र स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 LMT उत्पादन कराएगा। ये पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के इलाकों के किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग की पूर्ति करने की दिशा में उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री गोरखपुर स्थित एम्स के पूरी तरह से कार्य कर रहे परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। एम्स गोरखपुर की सुविधाओं में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, सभी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, यूजी और पीजी, छात्रों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र गोरखपुर के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की चुनौती से निपटने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के संस्थापक सप्ताह समारोह 2021 के शुभारंभ दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव महंत दिग्विजय नाथ ने डाली थी। ये संस्था महंत अवैधनाथ जी के नेतृत्व में पुष्पित पल्लवित हुई और आज 50 शिक्षा संस्थानों के साथ काम कर रही है। 10,000 छात्र इन शिक्षा के केंद्रों में शिक्षा ले रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत ही 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी। कहते हैं उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी युवा थे। उनकी कुल आयु उस समय 36-37 वर्ष रही होगी और उस उम्र में जब वह देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे, उस समय जब उन्हें पता लगा कि उनके स्कूली गुरु को उस समय इसलिए स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ आह्वान किया था और उस अभियान के साथ जुड़े थे, तो उन्हें स्कूल से शासन ने बर्खास्त कर दिया। अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की वही स्कूल आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जिसमें 5,000 से अधिक बच्चे वर्तमान में भी अध्ययन कर रहे हैं। और वही स्कूल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव पड़ी, जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज लगभग 50 संस्थाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण के केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज के द्वारा पल्लवित पोषित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी इन सभी संस्थाओं के उन्नयन के लिए इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं, यहां पर शिक्षणोत्तर कर्मचारी, यहां के आचार्यगण, प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण, ये सभी लोग मिलकर के न केवल अपने कैंपस में बल्कि उसके बाहर भी
राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा, देशभक्ति की शिक्षा न केवल सैद्धांतिक और व्यावहारिक जीवन में बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की, इस भूमिका का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के स्थापना समारोह में अपने संबोधन में कहा कि वो गोरखपुर की धरती को नमन करते हैं, जहां गोरखनाथ जी ने संयम, तप और योग की शिक्षा लोगों को दी है। शिक्षा संस्कार देने का जो काम महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान कर रहा है, उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना को कौन भूल सकता है, जो आजादी के आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुई। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप है। नए भारत को बनाने में इस शिक्षा नीति की बहुत आवश्यकता है। गोरखपीठ एक सिद्ध पीठ है, एक योग पीठ है। शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की तपस्थली पर उनकी सिद्धि और साधना और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका तथा सन्यासी आंदोलन में सहभागिता के कारण भी इस पीठ की भूमिका नजरअंदाज कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता है। कौशाम्बी विकास परिषद द्वारा आयोजित सांसद ट्रॉफी खेल महोत्सव के समापन पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद ट्रॉफी में जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर जिम्नास्ट के खिलाड़ियों ने उनके सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कौशाम्बी जिले को जिम्नास्टिक खेलने के लिए खेलो इंडिया सेंटर और इंडोर स्टेडियम की सौगात दी। जब से पैरालंपिक शुरू हुई तब से आज तक में, जब तक टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत केवल 1968 से 2019 तक मात्र 12 मेडल जीता था। पिछली बार हमारे केवल 19 खिलाड़ी खेलने गए थे, लेकिन इस बार 19 मेडल जीतने का काम हमारे पैरालंपियंस ने किया है मेरे भाई और बहनों। इसलिए हमने लगातार शानदार काम किया है। और यहां पर मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, ये जो इंडोर स्टेडियम की मांग भाई विनोद सोनकर जी ने की है, आपके यहां पर इंडोर स्टेडियम की मैं मंजूरी दे देता हूं। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने आज लखनऊ दूरदर्शन केंद्र का दौरा किया। मयंक अग्रवाल ने इस दौरान दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्री अग्रवाल ने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ द्वारा प्रसारित किए जा रहे समाचार बुलेटिन और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने जनहित से जुड़े विषयों पर न्यूज बुलेटिन और कार्यक्रम बनाने के लिए दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की सराहना भी की। इस अवसर पर अपर महानिदेशक न्यूज आरपी सरोज, उप महानिदेशक अभियांत्रिकी अनुपम स्वरूप, संयुक्त निदेशक न्यूज गार्गी मलिक और कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी मत तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर जनपद के मलवा ब्लॉक अंतर्गत मेवली बुजुर्ग में 2 करोड़ 64 लाख की लागत से निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र नीलकोठी का लोकार्पण कर शुभारंभ किया। इस विद्युत उपकेंद्र से लगभग 25 गांवों में विद्युत सप्लाई शुरू की गई है। इससे आम उपभोक्ताओं और किसानों को बेहतर और निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री के जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 9 करोड़ की लागत से राजकीय ITI परिसर सिविल लाइन में नवीन भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। वर्तमान में इस प्रशिक्षण संस्थान में 40
क्षमता की 2 ट्रेड संचालित हैं, लेकिन अब 10 व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त 10 ट्रेड संचालित होंगे, जिनमें 400 बच्चे प्रशिक्षण पा सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि नई बिल्डिंग बनने के बाद 12 विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर संचालित होंगे, जो फतेहपुर शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। यहां से युवा प्रशिक्षण पाकर रोजगार पा सकेंगे। सिर्फ 2 सेंटर चल रहे हैं। इसके बनने के बाद यहाँ 12 सेंटर चलेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर होंगे, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये फतेहपुर के नगर के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कहूँ जिले के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। बच्चे रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, अपना अपना रोजगार करेंगे। ये जो ITI है जिसका शिलान्यास हो रहा है, इसमें अभी तक केवल 2 ट्रेडें थी, जिससे प्रॉब्लम ये होती थी कि हम लोग जो प्रशिक्षण के लिए जो संख्या थी, हम स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते थे और हमको काफ़ी दूर दूर भटकना पड़ता था और प्राइवेट ITI की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन आज जो ये नई बिल्डिंग का शुभारंभ होने जा रहा है, यूँ कह कि शिलान्यास होने जा रहा है, इसके बाद यहाँ ट्रेडों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी और इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी कि हम लोग यहाँ पर आसानी से बेहद ही नाम मात्र की फीस में एडमिशन लेके अपना कोर्स कर सकते हैं और आगे अपने करियर को सक्सेस कर सकते हैं। कि हमारे जनपद में पहले 2 ट्रेड यहाँ पे चला करती थी, अब बढ़कर 10 हो चुकी हैं, जिससे कि हम प्राइवेट ITI जाते थे और वहाँ की फ़ीस भी ज़्यादा होती थी। और यहाँ गवर्नमेंट में एडमिशन होने के कारण हम लोग की फ़ीस भी काफ़ी कम हो जाएगी और पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे जनपद के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने आज महोबा पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने अखिलेश के बयान पर निंदा करते हुए कहा कि राजनीति में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना अखिलेश यादव को एक बार फिर भारी पड़ने वाला है। उमा भारती ने हाल ही में प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी वाले बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया। अयोध्या मथुरा काशी की जो भी भूमिका होगी वो पार्टी जो तय करेगी वो होगा। बाकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है और उनने किस संदर्भों में ये बयान दिया है इसका जवाब वही देंगे। हम सबका तो आस्था का विषय है और एजेंडा सेट करने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP के तय करते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन अवैतनिक स्वयंसेवकों द्वारा आज लखनऊ में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसको उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली KD सिंह बाबू स्टेडियम से होते हुए हजरतगंज चौराहे तक गई। रैली में सैकड़ों की तादाद में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही जौनपुर में लोगों में निर्वाचन साक्षरता बढ़ाने और मतदाता बनाने के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतदाता बनने के प्रति दिव्यांगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए गए। दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर और खेलों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि दिव्यांगजन को मतदाता बनाएं। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरे करने वाले या जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो शीघ्र मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगी। तो मुख्यतः यह दिव्यांग बच्चों के खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजन का कार्यक्रम था। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए जो इस समय इलेक्शन सन्निकट है, तो एक मतदाता जागरूकता का भी कार्यक्रम का, जो दिव्यांग मतदाता है हमारे या उस आयु वर्ग जो संविधान सम्मत आयु वर्ग होता है मतदान करने योग्य, तो उस अगर प्राप्त कर ले रहे हैं तो वो हम मतदाता बन जाएं। जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग का, भारत निर्वाचन आयोग का जो साइट बना हुआ है उस पर जाके मतदाता बन जाएं। 18 वर्ष अगर आयु वर्ग उनका पूर्ण हो जा रहा है तो वो मतदाता जरूर बन जाएं आवेदन करके। और ये आज एक उसमें भी एक मतलब संयुक्त कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया मतदाता जागरूकता के संदर्भ में। बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय महिला एवं पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कुलपति KP सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्यालयों की 12 पुरुष और 6 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट की खुलकर तारीफ की।
खिलाड़ियों का कहना है कि फिट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने से उन्हें काफी सहारा मिला है। इस योजना में उन्हें किट से लेकर डाइट तक की व्यवस्था मिल रही है। कोरोना की वजह से फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं हो पा रहा था, तो पहली बार विश्वविद्यालय में ये अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं हो रही है और अलग अलग स्थानों पे हो रही है। यहाँ एक ये महिला और पुरुष बॉक्सिंग का टूर्नामेंट यहाँ शुरू हो रहा है और भी कई स्थानों पे हो रहा है। तो विश्वविद्यालय धीरे धीरे अपनी फुल स्विंग में आ रहा है और सारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोहिलखंड क्षेत्र में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बढ़े, स्पोर्ट्स की प्रतिभाएं आगे आए। यहाँ प्रतिभा बहुत, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर फैसिलिटी न मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो हम लोग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के साथ तालमेल करते हुए और उनके सहयोग से रोहिलखंड विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स की भी बहुत सारी फैसिलिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं और जो पुरानी फैसिलिटी है उनको फंक्शनल कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये क्षेत्र स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अच्छा काम करेगा शिक्षा के साथ साथ। अच्छी स्कीम चला रखी सरकार ने, मतलब हमें आगे ले जाने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, इसे हमें बहुत खुशी हुई है। मैडम बहुत फ़ायदा मिलता है, मतलब डाइट मिलती है, किट मिलती है, शूज़ मिलते हैं और हमें इक्विपमेंट मिलता है, सब कुछ मिलता है मैडम। मतलब इससे बहुत फ़ायदा होगा हम आगे जाने के लिए, अच्छे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए। टूर्नामेंट है और काफ़ी अच्छा और एडिशन वगैरह भी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें। लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार से लखनऊ कार्यालय द्वारा वाराणसी के मलदहिया स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव में एक 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में जादू के माध्यम से छात्र को स्वच्छता इत्यादि के बारे में बताया गया। लखनऊ कार्यालय लोक संपर्क ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जय सिंह ने बताया कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के संबंध में ये चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हो। छात्र स्वतंत्रता के मूल्य को समझें और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास के बारे में जानें। आज़ादी का अमृत महोत्सव चित्र प्रदर्शनी 5 दिन के लिए लगाई गई है। 1 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था और ये 5 तारीख तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आज़ादी में जो हमारे अनसन हीरो हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, पढ़े हुए हैं या हमारे इतिहास में नहीं लेखनी के माध्यम से आ पाए, उनको हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ के आम जन को दिखाने का प्रयास किया गया है। और आज़ादी का जो भाव था और देशभक्ति की भावना लोगों में भरने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने 11 विकास परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। कहा, नए भारत को बनाने में नई शिक्षा नीति निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। कौशाम्बी में आयोजित सांसद ट्रॉफी महोत्सव में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। उन्होंने जिले को खेलो इंडिया सेंटर और इंडोर स्टेडियम की दी सौगात। और दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ का किया दौरा और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क जरूर पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार। Got it.
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है